हेलो मित्र, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है मित्र, ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक, टॉपिक आपके क्या थे? प्रतियोगी छात्र यानी कि आईएएस, पीसीएस, नेट, सुपर टेट के लिए प्रशासन की समझ, और प्रशासन की समझ के लिए कानून व्यवस्था की समझ होना आवश्यक है। ठीक है मित्र, हाँ, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। कानून व्यवस्था की समझ होने के लिए आपको क्या क्या की चीज़ें आवश्यक हैं, तो मैंने इसके पहले मैंने जो चर्चा किया था वो ये किया था कि कानून व्यवस्था है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बनाने के आधार क्या हैं, इसके मूल्यांकन के आधार क्या हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आज की टॉपिक है वो ये है बनाने, क्रियान्वयन, संरक्षण और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही, मांग एवं आवाम की आवाज़। जी मित्र, देखिए मित्र, कानून व्यवस्था को बनाने का कार्य कौन करता है, उसका क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है, उसका संरक्षण करने का कार्य कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हो या किसी भी प्रशासनिक संगठन के किसी भी भाग से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपके अंदर एक कानून व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। एक कानून व्यवस्था की आपके अंदर समझ होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कानून व्यवस्था को समझते हैं तो एक तरीके से इस कानून व्यवस्था को बनाने का कार्य कौन करता है, क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है, इसका संरक्षण करने का कार्य कौन करता है, और इसकी जागरूकता कौन बनाए रखता है लोगों के बीच में, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए मित्र, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि देखिए कि कानून बनाने का कार्य कौन करता है। तो कानून बनाने के कार्य करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि हमारा जो भारत है, जो राष्ट्र देश है, उसके 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है मित्र, जो हमारे सरकार होते हैं उस सरकार के 4 स्तंभ होते हैं मित्र। हाँ, ये 4 स्तंभ होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इन 4 स्तंभों में मैंने आपको एक संसद की बात किया हूँ। एक संसद होता है स्तंभ, दूसरा कार्यपालिका होता है, तीसरा न्यायपालिका होता है और चौथा मीडिया होता है। लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में आपके सामने चर्चा किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ये 3 स्तरों में किया जाता है, केंद्र, राज्य और पंचायत। मीडिया जो होती है मित्र, ये मीडिया जो होती है ये सरकार और जनता के बीच एक तरीके से पुल का कार्य करती है मित्र। इस चीज़ को भी अभी हम समझेंगे। पहले यहाँ हम ये समझने का कार्य करते हैं कि आखिर में प्रशासक किसका हिस्सा होता है। ठीक है मित्र, तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर है। इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, केंद्र के मैंने यहाँ पे लिखे हैं सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है वो केंद्र, राज्य और पंचायत में होता है। जिसे मान लेते हैं कि ये एक संगठन है, राष्ट्र का संगठन है। तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, ऊपर सत्ता है, नीचे राज्य है और तीसरे स्तर पर पंचायत है। तो सबसे सर्वोच्च यहाँ पे कौन होगा मित्र? केंद्र होगा। ठीक है मित्र, और यहाँ पर राज्य होगा और राज्य के बाद यहाँ पे जो होगा वो पंचायत व्यवस्था होगी। तो ये सत्ता जो होती है उसका विकेंद्रीकरण होता है, लेकिन सर्वोच्च किसके हाथ में सत्ता रहती है? वो केंद्र के हाथ में रहती है। ठीक है, तो केंद्र के 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। 3 स्तंभ होते हैं, किसी भी सत्ता या सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो वो सब भी साथ में डिवाइड होंगे। एक तो मित्र संसद, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, इसी तरीके से राज्य में भी है, इसी तरीके से पंचायत में भी है। ठीक है, पंचायत में जिला स्तर का न्यायालय पाया जाता है। ठीक है मित्र, तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए मित्र, संसद जो होता है, संसद ये कानून बनाने का कार्य करता है। संसद जो होता है ये कानून बनाने का कार्य करता है। तो संसद कानून बनाने का कार्य करता है। तो संसद में कानून बनाने के रूप में कौन कौन होते हैं? तो संसद में कानून बनाने के लिए अगर आप देखेंगे इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हम देखते हैं कि यहाँ पर लोकसभा होता है, यहाँ पर राज्यसभा होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ये तीनों भाग मिलकर संसद कहलाते हैं, जो कहीं ना कहीं कानून के निर्माण में इनका योगदान होता है। तो ये कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब सवाल ये होता है कि कानून के लिए नीति कौन तैयार करता है मित्र? हाँ, कानून की नीति बनाने का कार्य कौन करता है? तो कानून की नीति बनाने का कार्य यहाँ पे देख लेते हैं, कार्यपालिका होते हैं। और कार्यपालिका में कौन होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, जिसमें बड़े स्तर के राजनेता और सचिव
आते होते हैं, जिनको लोकसभा के माध्यम से जनता चुनती है और जिनकी सरकार बनती है, वही अस्थायी कार्यपालिका के रूप में रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं। वही नीति बनाने का कार्य करते हैं और वही नीति को संसद में रखा जाता है और संसद में जब पास हो जाता है तो वही कानून बन जाता है मित्र, वही कानून बन जाता है, कानून व्यवस्था का आधार बन जाता है। ठीक है, तो संसद कानून बनाती है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ कि कानून बनाने के लिए एकाएक तो कानून नहीं बनता है मित्र। तो कानून बनाने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रशासक की होती है। किसकी होती है मित्र? प्रशासक की होती है, चाहे वो केंद्र स्तर के रूप में प्रशासक हो, चाहे वो राज्य स्तर पर प्रशासक हो। सबसे अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है वो प्रशासक का होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे सेंट्रल लेवल के संघ में कई तरीके के संघ के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। उसी में एक परीक्षा होती है आईएएस का मित्र। हाँ, ये आईएएस का जो सबसे भारत की सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के विषयों की समझ होना आवश्यक है। यही लोग एक तरीके से जो होते हैं बाद में प्रमोट करके सचिव के रूप में बन जाते हैं मित्र, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्र के आँख के रूप में होती हैं। आँख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के रायों एवं सुझावों के आधार पर कार्यपालिका यानी जिसकी सरकार बनती है मित्र, उन्हीं के द्वारा नीति तैयार किया जाता है और नीति में इनकी भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा। और फिर इसी नीति पर संसद में बहस होती है और जिसके माध्यम से कानून बनता है। तो ये कानून बनने का आप प्रोसेस जान गए मित्र कि कानून बनाने का कार्य कौन करता है, कानून संसद करती है और किस प्रकार से बनता है, आपने ये भी देख लिया। अब बात आती है कि क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है मित्र। तो क्रियान्वयन करने का कार्य जो करेगा वो प्रशासक ही करता है मित्र, जो एक प्रशासन का हिस्सा होता है। आप ध्यान रखिए, प्रशासक जो होता है ये प्रशासन का हिस्सा होता है। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि मित्र अगर इन तीनों को मिला दोगे आप, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को मिला दोगे तो ये एक शासन हो जाएगा। जबकि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का मतलब प्रशासक का मतलब एक तरीके से जो अस्थायी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका का मेंबर का मतलब जो सिविल एग्जाम के माध्यम से आते हैं और जिनका चयन होता है वो एक तरीके से प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन प्रशासन जो होता है वो एक तरीके से जनता और प्लस शासन और प्रशासन, तीनों, शासन के अंतर्गत जो भी आते हैं वो लोग और प्रशासन के अंतर्गत जो आते हैं उसमें जनता और प्रशासक होते हैं। तो इनके मिलने के वजह से जो चलता है वो आपका प्रशासन चलता है, लेकिन प्रशासक वही होता है जो अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है मित्र, तो आप देख लिए कि नीतियाँ जो बनाने में सबसे बड़ी भूमिका या सुझाव जिसका होता है वो होता है प्रशासक का, और इन्हीं के सुझाव पर जो अस्थायी कार्यपालिका सरकार होते हैं वो नीतियों का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से संसद में बहस होती है और ये बनता है। इसके बाद हम क्रियान्वयन के संदर्भ में बात कर लें। जब संसद में कोई कानून बन जाता है मित्र, हाँ, वही कानून जब बन जाता है तो कानून बन जाता है। बनने के बाद उस पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होता है, फिर एट लास्ट में जाकर उसको लागू कर दिया जाता है। फिर उसका क्रियान्वयन जो करता है वह एक तरीके से अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। वही अस्थायी कार्यपालिका जो सिविल एग्जाम के माध्यम से जिनका चयन होता है, जो संघ और राज्य सरकार के लिए सेवा देते हैं, वही एक तरीके से आगे चलकर वही कानून का निर्माण कानून का क्रियान्वयन करते हैं। और कानून का क्रियान्वयन वो दो तरीके से करते हैं, एक नियामकीय रूप से और एक विकासीय रूप से। ठीक है मित्र, और यहाँ पे जो नीति निर्माण किया जाता है राजनेताओं के द्वारा या बड़े बड़े सचिव के द्वारा या तो फिर कार्यपालिका के द्वारा, वह देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए और देश में आर्थिक समृद्धि और विकास करने के लिए। मित्र, ये एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो सुझाव देते हैं जो भी प्रशासनिक तंत्र में रहने वाले जो भी मेंबर या सिविल एग्जाम में पास करने वाले जो भी लोग होते हैं, अगर जो ये नीति के संदर्भ में जो सुझाव देते हैं उसको पालन करना न पालन करना ये कार्यपालिका के नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इनका एक मेन मोटो होता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भी होनी चाहिए और इसके अलावा आर्थिक समृद्धि एवं विकास भी होना चाहिए। ठीक है मित्र, तो ये सुझाव मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, लेकिन एट लास्ट में यही सुझाव देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दायित्व ये रहता है कि ये ज़मीनी स्तर से जुड़े होते हैं। एक तरीके से ये ज़मीनी स्तर से जुड़े होते हैं जो वहाँ की समस्याओं को लेकर
उससे संबंधी एक प्लानिंग तैयार करते हैं, उसी प्लानिंग को अस्थायी कार्यपालिका में या सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? अस्थायी कार्यपालिका का। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया नीति बनाने का कार्य और क्रियान्वयन करने का कार्य हो गया। संरक्षण करने का कार्य कौन करते हैं मित्र? तो संरक्षण करने का कार्य जो करती है वो संसद करती है, न्यायपालिका करती है। संरक्षण करने का कार्य कौन करती है? वो न्यायपालिका करती है। किस तरीके से करती है मित्र, वो भी हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, ये तो कानून हो गया कि इन्होंने कार्यपालिका यानी कि अस्थायी कार्यपालिका ने इन्होंने नीति का निर्माण किया। सुझाव किसने दिया? ये प्रशासन में रहने वाले लोग ने दिया। बनाने का कार्य किसने किया? संसद किया। अब ये जो कानून व्यवस्था बनी है, तो क्या ये सही बनी है कि गलत बनी है, इसकी जांच करने का कार्य कौन होता है? न्यायपालिका होता है मित्र। हाँ, न्यायपालिका। ये कैसे जांच करेगी? ये जांच करेगी जो कानून और व्यवस्था बनाया गया है, क्या ये संविधान के अनुकूल है, ये संविधान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो संविधान, जो संविधान बना है उसमें कानून के उसमें कई तरीके के कानून है। जो एक व्यवस्था, संविधान क्या है मित्र? संविधान एक व्यवस्था है जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले आपको डिटेल में किया हुआ है। तो संविधान क्या है? एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर न्यायपालिका जांच करती है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, अगर वो पाती है कि सही है तो हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अगर वो पाती है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अवैध है तो वो हस्तक्षेप करती है और वो कानून को कहीं ना कहीं तरीके से गलत सिद्ध ठहरा दिया जाता है। ठीक है मित्र, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वही चीज़ राज्य में विधानमंडल करती है, कार्यपालिका करती है, और यहाँ की न्यायपालिका राज्य स्तर में मित्र करती है। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया कि कानून बनाने का कार्य कौन करती है, क्रियान्वयन करने का कार्य करती है, और संरक्षण करने का कार्य कौन करती है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है, ये तो आपके सरकार के या लोकतंत्र के 3 स्तंभ होंगे। तो लोकतंत्र के ध्यान रखना मित्र, 3 स्तंभ होते हैं। एक तो संसद होता है, दूसरी कार्यपालिका होती है, और तीसरी जो होती है आपकी वो न्यायपालिका होती है। ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, और जिसमें से जिसका हिस्सा आप बनना चाहते हो वह एक तरीके से कार्यपालिका का, अस्थायी कार्यपालिका का आप भाग हो, आप उसके हिस्से हो। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर दायित्व ज़्यादा रहता है। जनता के प्रति दायित्व इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि से आप उनके करीब जुड़े रहते हैं। तो नियामकीय और विकास संबंधी कार्य आपका बना रहता है। नियामकीय और विकास का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जनता की सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर बना रहता है। इसके अलावा राजस्व की असूली का दायित्व आपके ऊपर बना रहता है। और विकासीय कार्य का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर ये दायित्व बना रहता है कि एक तरीके से आप उनके शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है मित्र, इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए ताकि उनका शिक्षा और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ये तमाम प्रकार की चीज़ें क्या हो, बेटर हो। इस चीज़ का भी दायित्व तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो सरकार बनती है, लोकसभा में जिसकी सरकार बनती है, जनता उनको चुन कर भेजती है, और जो जनता जब उनको चुन के भेजती है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति होता है। और जो इसमें प्रशासक होते हैं, इनकी पावर जो होती है वह अस्थायी कार्यपालिका यानी कि जिनकी सरकार बनती है उनसे कमज़ोर होती है। तो इसलिए नौकरशाह सरकार के प्रति जवाबदेही होते हैं, और सरकार में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो एक तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, और खुद मंत्रिपरिषद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है, जिसको हम बहुत डिटेल से आपको संविधान के चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बात करना है कि आखिर में कानून व्यवस्था बनती कैसे है, क्यों बनाया जाता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आपका काम क्या होगा? नियामकीय विकास करना और विकासीय कार्य करना। आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे? सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और लोकसभा किसके प्रति जवाबदेही होगी? जनता के प्रति जवाबदेही होगी। अब सवाल ये होता है मित्र कि आखिर में जनता तो डायरेक्ट सरकार के कामों के तो बारे में नहीं जान पाएगी, या तो नौकरशाह के बारे में, कार्यों के बारे में कैसे जानेगी, या फिर लोकसभा में बैठने वाले मेंबर के बारे में कैसे जानेगी। ठीक है, आओ ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का जनता से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, तो ये जनता की समस्याओं को कैसे जानेंगे? ये सोचने का मुद्दा है कि आखिर में फिर इनके दायित्वों को और जनता के समस्याओं को यहाँ तक पहुँचाना और इनके कर्तव्यों को जनता तक पहुँचाने का दायित्व किसका होता है? तो मित्र, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे
भारत में किसको बताया गया है? मीडिया को बताया गया मित्र। तो ये मीडिया है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मित्र। मीडिया का इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लोकतंत्र में इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, और यही मीडिया वह कड़ी होती है जो कहीं न कहीं भारतीय जनमानस को सिस्टम में बैठे हुए लोगों के दायित्वों के बारे में बताने का पूरी तरीके से प्रयास करती है, और यही मीडिया होती है जो जनता की समस्याओं को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती है मित्र। तो ये चीज़ किसका कार्य है? मीडिया का कार्य होता है। तो मीडिया का कार्य आपने देख लिया, चौथे स्तंभ के रूप में ये है जो एक कड़ी के रूप में, एक पुल के रूप में कार्य करती रहती है मित्र। तो मीडिया के संदर्भ में भी कुछ इसके बारे में भूमिका बताया गया है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। एक अच्छी मीडिया किसको कहेंगे? एक अच्छी मीडिया उसे कहेंगे जो देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखे, जो देश में भाईचारे को बनाए रखे, जो विकट परिस्थिति में अपने संयम को न खोए। यानी कि विकट परिस्थिति का मतलब युद्ध के समय या संघर्ष के समय या सामाजिक तनाव के समय वह अपने भूमिकाओं का पूरी तरीके से ईमानदारी से मित्र निर्वहन करें, ईमानदारी से निर्वहन करें, और एक नए संयम के साथ अपने कार्यों को निर्वहन करें। वो किसी भी तरह का वो तनाव न लें, किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए। बट आज हम देखते हैं कि मीडिया एक तरीके से क्या है, मीडिया चौथे स्तंभ में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सुगंधिकी का कार्य करता है, एक फूल की तरह कार्य करता है। बट ऐसा माना जाता है कि आज मीडिया की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा घटने लगी है। क्योंकि जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मीडिया की प्रासंगिकता इसलिए कम हो गई है मित्र। अगर आप देखोगे कि मीडिया आजकल, मीडिया का मतलब क्या, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मीडिया के माध्यम कौन कौन होते हैं। तो मीडिया के माध्यम कई होते हैं मित्र। वो मीडिया के माध्यम में यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम न्यूज़ चैनल ले लेते हैं जो टीवी के माध्यम से दिखाई देते हैं, समाचार पत्र ले लेते हैं, रेडियो ले लेते हैं, इंटरनेट ले लेते हैं। इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब क्या है? ये एक तरीके से मीडिया है, ये एक तरीके से मीडिया के माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक, एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक, एक देश से दूसरे देश तक, ये पहुंचाने का कार्य कौन करता है मित्र? मीडिया करती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि आजकल मीडिया में जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंटेशन की जाती है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी गहराई है, इस पर आप अवलोकन करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दोष दिखाई देता है। देखिए, मीडिया का मतलब ये है कि हमको थोड़ा उस सच्चाई की बिंदु की तरफ ले जाना चाहिए जहाँ पे जनता जागरूक हो, जहाँ पे जनता का मनोबल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जनता जागरूक हो, मनोबल उसका बढ़े। लेकिन आज देखते हैं कि टीवी चैनलों पर या न्यूज़पेपरों में ज़्यादातर किसकी चर्चा होती है? ज़्यादातर चर्चा जो अपराधियों की चर्चा होती है। अपराधियों से पूरा अखबार भरा रहता है। अपराधियों में ढेर सारे देखते हैं कि सीरियल वगैरह आते रहते हैं, गपशप जैसे चीज़ें उसमें दिखाई देती है। मतलब ये एक अनावश्यक रूप से चीज़ें जिसका बहुत ज़्यादा प्रासंगिक एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। आखिर में इतना ज़्यादा गपशप के जैसे चैनलों के दिखाना, इतना अश्लील जैसे गाना या चैनलों को परोसना, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ है मित्र। ठीक है, तो जिससे कि मतलब कहने का मतलब ये न्यूज़ चैनल में अगर भी दिखाई देता है तो उसमें अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देता है, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे जनता के अधिकार की बात करने की अगर बात की जाए, संविधान की बात की जाए या भूगोल की बात की जाए, तो वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती है? कारण क्या है मित्र? ऐसा इसलिए कारण है क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि एक चीज़ ये भी धीरे धीरे बाजार बनता चला जा रहा है। कारण ये है कि सबसे ज़्यादा लोग रुचि लेने वाले कौन से लोग होते हैं? जो इसी तरीके से बातें सुनते रहते हैं। आप देख लीजिए, इंटरनेट पे कोई भी अगर फजूल का गपशप जैसे कमेंट कोई डाल देता है तो आप देखेंगे कि लगभग मिलियन चले जाते हैं, उसके व्यूअर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उसी का मज़ा आता है। और मीडिया भी सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर बढ़े, ये चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो मिर्च मसाला लगा कर वो सारी चीज़ें दी जाती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसा सपना होता है उसी तरीके से बाजार निर्मित हो जाता है। लेकिन मीडिया चूँकि एक चौथे स्तंभ के रूप में है और ये सब भी 3 स्तंभ हैं, तो ये सबको अपने दायित्वों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए मित्र। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था बनी है उसके पीछे तमाम प्रकार के रिसर्च हुए हैं, तमाम प्रकार के बुद्धिजीवियों ने अपना योगदान दिया है। इस चीज़ को मीडिया को भी समझना चाहिए ताकि आम जनमानस के लोगों तक
पहुंचना चाहिए मित्र। और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको और मनोबल बढ़े, ताकि उनकी जो दिशा है वो सार्थक हो सके। और जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो इस तरीके से न्यूज़ चैनल में, समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के क्राइम जैसी घटनाओं को पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग खराब हो जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये ऐसी स्थिति में भारत का कुछ भी नहीं हो सकता है, भारत का कुछ भी नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में आपको जानने का प्रयास हम करते हैं मित्र, कि भारत का कुछ होने का मतलब ये होता है कि तमाम प्रकार के लोग ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन काम की चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं जो एक बेहतर भविष्य के लिए चाहिए, एक बेहतर भविष्य के लिए चाहिए, उसका ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अगर आप सुबह सुबह उठते हो तो न्यूज़ चैनलों पर सीधे सीधे आपके भविष्य के बारे में दिखाया जाता है कि आपके अंदर कौन से ग्रह है। ये तमाम प्रकार के इस तरीके के चैनल चलते रहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग उसमें कर्मकांडिता जैसी बातें करते हैं, अंधविश्वास भी जैसे बातें करते हैं। तो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तरीके से दोष है, इस चीज़ को दूर किया जाना चाहिए। मुझे वही चीज़ दिखानी चाहिए जो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर सही होना चाहिए, ठीक है मित्र। और किसके लिए सही होना चाहिए? कानून व्यवस्था के लिए सही होना चाहिए, जनता के जागरूकता के लिए सही होना चाहिए, जनता के अधिकार के लिए सही होना चाहिए, ठीक है मित्र। तो ये चीज़ें आपको ये भी समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और मुझ पर किस पर अधिक से अधिक ध्यान देना है, ये इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये और जनता के भी अपनी एक कर्तव्य बनता है कि उसको किस ओर ज़्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए मित्र, ठीक है। तो ये एक बेहतर देश या एक बेहतर भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो फिर हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था के बनाने, क्रियान्वयन, संरक्षण और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही मांग एवं आवाम की आवाज़। तो आवाम की आवाज़ किसको कहेंगे? मीडिया को ही कहेंगे, ठीक है मित्र। और जवाब कौन मांगता है? मीडिया इनसे मांगती है, ठीक है। मीडिया के अंदर ये होना चाहिए, उसको न किसी वर्ग, न किसी संप्रदाय, न किसी उद्योगपति, न किसी अभिनेता विशेष का पक्ष नहीं खींचना चाहिए मित्र। उसको निस्वार्थ होकर उसकी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के अधिकारों के बारे में बताना चाहिए और उनको जागरूक बनाना चाहिए मित्र, ताकि वो एक सुशिक्षित नागरिक बन सकें, ठीक है मित्र, एक अच्छा नागरिक बन सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है मित्र। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा फिर इस पर ससरी निगाह से चर्चा कर रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करिएगा। मैंने कानून व्यवस्था यानी कि एक सिस्टम में पहुंचने के लिए प्रशासक को आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो एक तरीके से आपको कानून व्यवस्था की समझ होनी चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होता है, कानून व्यवस्था होती क्या है, इसके बनने का आधार क्या होता है, इसके मूल्यांकन का आधार क्या होता है, इसको बनाने का कार्य कौन करता है, इसको क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है, इसको संरक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है, और कौन इसके प्रति जवाबदेही बन सकता है, और जनता तक आवाज़ को कौन पहुंचाने का कार्य कर सकता है, और लोकतंत्र के वो 4 स्तंभ कौन है, उनकी भूमिका क्या है मित्र। ये तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो संविधान को ध्यान में रखकर इस 4 स्तंभों को कार्य करना चाहिए। सिर्फ इस 4 स्तंभों का नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि भारत के सभी उन व्यक्तियों, नागरिकों को भी अपने भारतीय संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए, और खासतौर प्रस्तावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान का सार है मित्र, ठीक है। अगर थोड़ा से और डिटेल आ जाना चाहते हो कि आखिर में और हम कहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं, तो कैसे कौन कार्य हम करें जिससे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना सार्थक हो सके, तो कौन हम कार्य करें। तो यहाँ पे हम ये भी बता देना चाहते हैं कि राज्य का दायित्व क्या है। राज्य का दायित्व यही है कि हम नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें, ठीक है। और व्यक्ति का एक अधिकार क्या होता है? व्यक्ति का अधिकार होता है अपने मूल अधिकारों के बारे में जाने, और व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है कि उन मूल कर्तव्यों को अच्छे तरीके से समझे। इसके अलावा भारतीय तिरंगे में जो बातें कही गई हैं, भारतीय तिरंगे से जो प्रेरणा मिलती है, वहाँ से प्रेरणा को लें और उसको समझकर भी अपने कर्तव्यों में लाने का पूरी तरीके से प्रयास करें। जब इतनी बातें आप पूरी तरीके से समराइज करोगे और फिर उसको लाने का प्रयास करोगे, तब आप कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं मित्र। लेकिन फिर एक सवाल होता है कि आखिर में
इतनी विचारधाराएं हमको कैसे समझ में आएगी, हम कैसे इस तमाम प्रकार के सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना होगा मित्र। अगर आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप प्रशासक से प्रशासन में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको एक समझ होनी चाहिए। तो ये एक सारांश था, ठीक है मित्र। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको एक समान अध्ययन विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ में होनी चाहिए, न कि सिर्फ वन लाइनर की तरह क्वेश्चन आपने रट लिया, ठीक है मित्र, कि कौन कैसे आया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये होना चाहिए कि आखिर में हम अपने मैसेज को, अपने सूचनाओं को किस तरीके से अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस चीज़ को जानने का प्रयास करें। एक चीज़ यहाँ पे देखिए मित्र, मैं आपको बता दूं, मीडिया का प्रयोग आप देखेंगे, इसका प्रारंभ आधुनिक मध्यकालीन इतिहास से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका काफ़ी देखने को मिली, आज भी मीडिया को काफ़ी भूमिका देखने को मिल रही। लेकिन मित्र एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूं, जो चाणक्य नीति शास्त्र था, या अकबर का जो इबादत खाना था, या फिर प्रधानमंत्री की जो मन की बात थी, तो कहीं न कहीं मन की बात कहना, या तो फिर इबादत खानों को लाया जाना, या चाणक्य नीति की जो बातें उसमें कही गई थी, वो अपने आप में कहीं न कहीं एक मीडिया के रूप में कार्य करते थे, अपने आप में एक मीडिया के रूप में काम करते थे। यानी कि वह ज़मीनी स्तर से भी जनता से जुड़ना चाहते थे। यही चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात, जो लगभग 3 अक्टूबर 2014 में लाई गई थी, वहाँ भी, और वो अभी भी चल रही है, ठीक है। मन की बात का मतलब ये है कि जो काम मीडिया कर रही है वो डायरेक्ट मन की बात के माध्यम से जनता से ज़मीनी स्तर पर जुड़ना चाहते थे। यही कार्य अकबर के द्वारा भी किया गया था। आप देख सकते हैं इबादत खाना में क्या था कि विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग आकर, विभिन्न प्रकार के धर्म के धार्मिक गुरु आकर वाद विवाद करते थे, जिससे अकबर को उनकी मनन स्थिति के बारे में पता चलता था, और ये भी पता चल जाता था कि उनके पंथ में रहने वाले लोगों की किस तरीके से मानसिकता होती थी, जिससे के आधार पर वो निर्णय ले सके और अपने शासनकाल में साम्राज्य में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। तो इसी तरीके से हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी मन की बात के माध्यम से ये बात रखी जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी मित्र, ठीक है। इस चीज़ को इसलिए इतना आपके अंदर भूमिका बनाया गया ताकि आप इस चीज़ को समझें कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए हमको किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा क्रिया, हमारे दायित्व क्या हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके अपने यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अब इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि हमारा अस्तित्व क्या है इस सिस्टम जानने के बाद, और मेरा दायित्व क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है, मेरा अस्तित्व और दायित्व जब आपका समझ में आ गया, तो इसको पूरी तरीके से पालन करने के लिए आपको अब समान अध्ययन के विषयों में गोता लगाना होगा। अच्छे तरीके से उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब जाकर आप अपने आप को एक परफेक्ट रूप में दिखेंगे, और ये जैसे IAS PCS जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इस सेवा के लिए आप योग्य बन सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने अब तक बता दिया गया है। हाँ मित्र, इसका ये पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 में हम आपके सामने लाएंगे कि जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं, जितने भी पॉइंट अब तक बताए गए हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, उपर्युक्त विषयों की समझ के लिए अवधारणात्मक रूप से समान अध्ययन की झलक। तो अब जो भी आपने पढ़ा है अब तक, तो इसमें समान अध्ययन के अवधारणात्मक झलक का मतलब ये होगा कि सारे धीरे धीरे विषय वाइज लाए जाएंगे, उसमें आपस में क्या इंटरलिंक है उसका एक सारांश में उसकी भी झलक देख लेंगे। इतना इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपका शुरुआती रूप से कॉन्सेप्ट मजबूत होता चले, ठीक है मित्र। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है मित्र। इसी के साथ जय भारत और जय हिंद।